हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं केमिस्ट्री के, और ये आपके रिलेटेड हैं एमपी मध्य प्रदेश पीईबी के एंट्रेंस टेस्ट जो भी प्रवेश परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसमें पैट, पीवी एंड एफटी, दहेत, पीएनएसटी एंड जीएनएसटी वगैरह हैं। तो उनमें आपको पता है कि ये केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन जैसे ये हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो है 25 क्वेश्चन ये मैंने प्रीवियस ईयर पीवी एंड एफटी के एग्जाम पेपर से लिए हुए हैं। तो आज मैं इनको पूरा सॉल्व करवाने वाली हूँ। साथ में हम देखेंगे जो न्यूमेरिकल वगैरह है उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट शो द एनोमलीज ऑफ डे ब्राइनर क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो डे ब्राइनर क्लासिफिकेशन को कौन सा स्टेटमेंट है जो शो नहीं करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे ब्राइनर के वर्गीकरण की असंगतियों को नहीं दिखाता है। तो कौन सा यहाँ पे नहीं दिखाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका यहाँ पर कि दे वर एप्लीकेबल फॉर वेरी लो मास और वेरी हाई मास एलिमेंट, ये बहुत कम द्रव्यमान या बहुत अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों के लिए उपयुक्त थे। तो ये जो है स्टेटमेंट ये क्या करता है, उसकी असंगतियों को नहीं दिखाता है। ठीक है, बाकी जो सारे ऑप्शन हैं वो यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। द सीरीज ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन द विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में उपस्थित रेखाओं की श्रृंखला है या उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं हम बाल्मर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज क्वाड्रिपल्ड एंड द टेम्परेचर इज डबल्ड देन डेंसिटी ऑफ द गैस विल बिकम, यदि गैस का दाब 4 गुना और तापमान दुगना कर दिया जाता है तो गैस का घनत्व हो जाएगा। तो गैस का घनत्व क्या होगा, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए, पहले आपको पता है कि गैस इक्वेशन या गैस लॉ पता है आपको कि गैस लॉ क्या होता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताती जाऊँगी, आपको पता है यहाँ पे गैस लॉ क्या हो जाएगा, P1V1/T1 इक्वल्स टू P2V2/T2। ठीक है, इतना नोट कर लेना आप लोग। फिर इनकी हम वैल्यू देखते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू देखें तो P1 इक्वल्स टू हम P रख लेंगे और यहाँ पे P2 इक्वल्स टू क्या रख लेंगे। इन्होंने कहा कि गैस का दाव पहले मतलब P था सपोज, अब कितना हुआ 4 गुना हुआ तो कितना हो गया 4P। सेम टेम्परेचर T1 इक्वल्स टू T रखेंगे और T2 इक्वल्स टू इनने क्या बोला है कि क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे तापमान दुगना तो 2T हो जाएगा। ठीक है, अब हम उसी गैस इक्वेशन पे रखते हैं क्योंकि वहाँ पे V1 और V2 दो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएंगे। ठीक है, अब उसमें रखेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा P इंटू V1 और अपॉन T1 की जगह पर T ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4P इंटू V2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2T आ जाएगा। ठीक है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, P से P, फिर यहाँ पे 2×2=4 हो जाएगा। तो V1 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 2V2। ठीक है, इतना आप नोट कर लेना कि V1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2V2 के बराबर हो गई। अब यहाँ पे हमें पता है कि क्या निकालना है, हमें डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो D1 इक्वल्स टू हो जाएगा M/V1, क्योंकि यहाँ पे मास क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे M बस रहेगा। ठीक है, अब D2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M/V2 हो जाएगा। ठीक है, तो M, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, M/V2 हो जाएगा तो M को M लिखेंगे हम, और यहाँ पे V2 अभी अपन ने कंडीशन निकाली हुई थी कि V1 इक्वल्स टू कितना होगा 2V2, तो V2 इक्वल कितना हो जाएगा 1/2V1। तो ये जो 2 नीचे लिखा है ये ऊपर पहुँच जाएगा और M/V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर D1, ये इस स्टेटमेंट से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D2 इक्वल टू D1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो है वो D2 इक्वल टू D1, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड जो है वो आपका आंसर हो जाएगा D2 इक्वल टू 2D1। इस टाइप से इसको करना था। ठीक है, तो इस टाइप से ये आप निकाल लेते। अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, ये हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईथेन। ईथेन में कितने सहसंयोजक, यहाँ पर देखते हैं कि ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो सहसंयोजक आबंध होंगे ईथेन में वो कितने होंगे 7, क्योंकि जो ईथेन का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। तो यहाँ पे हम C2 ले लेंगे और यहाँ पे एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ईथेन के जो आबंध हैं वो कितने सहसंयोजक आबंध, तो यहाँ पे देखेंगे ये C है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके जो आबंध होंगे या जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो कितने हो जाएंगे 7। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक ये यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड 7 हो जाएंगे आपके। आप काउंट करें यहाँ पे 1
2 3 4 5 6 और ये 7, तो इसलिए इसके 7 हो गए। ठीक है, इस टाइप से इसको करना था। अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। दी एलिमेंट विच कैन इजली फॉर्म हाइड्राइड्स आर, बे तत्व जो आसानी से हाइड्राइड बना सकते हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पे जो इजली मतलब आसानी से हाइड्राइड बना देते हैं वो यहाँ पर हैं एल्काली मेटल्स, यानी कि क्षार धातुएं। क्षार धातुएं आसानी से हाइड्राइड बना देती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 5th नंबर का वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्काली मेटल्स। अब 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर क्या है यहाँ पर कि कैथोड किरणों के बारे में सही कथन पहचान करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैथोड रेज। तो कैथोड रे के बारे में सही कथन कौन सा होगा यहाँ पर? तो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज हैव चार्ज एंड मास। कैथोड किरणों के कणों में आवेश एवं द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर किसके होंगे? तो 17 क्लोरीन 35 एंड 17 Cl 37 इसके आपके क्या होंगे? जो मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर तो यहाँ पर देखते हैं हम 8th नंबर क्वेश्चन। तो 8th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ जेमिनल डाइब्रोमाइड। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जेमिनल डाइब्रोमाइड का एक उदाहरण है? तो जो जेमिनल डाइब्रोमाइड है उसका एक उदाहरण आपका हो जाएगा यहाँ पर एथिलीन ब्रोमाइड। एथिलीन ब्रोमाइड जेमिल डाइब्रोमाइड का एक उदाहरण ही आपको याद कर लेना है एज इट इज। ठीक है, इनके उदाहरण कौन कौन से इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स रेस्पिरेशन रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वसन अभिक्रिया निर्दिष्ट करता है? तो आपको पता है श्वसन अभिक्रिया कौन सा निर्दिष्ट करता है? यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप फिर 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड टू सोप टू गिव इट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। मतलब रोगाणु रोधक गुण, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देने के लिए साबुन में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जोड़ा जाता है? तो इनमें साबुन में कौन सा यौगिक जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे बेथियोनल यौगिक जोड़ा जाता है। ये भी आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर है 11th नंबर क्वेश्चन। एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। मतलब एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीले में बदलता है, तो कौन से विलयन का अतिरिक्त परिवर्धन मिलाना परिवर्तन को प्रतिलोमित कर देगा? मतलब कि एक्वा सॉल्यूशन है कुछ, वो रेड को नीला कर देता है, लाल लिटमस पेपर को ब्लू, तो कौन सा मतलब सॉल्यूशन है जो ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देगा? तो यहाँ पे आपको पता है कि जो रेड लिटमस को ब्लू करता है वो बेस होता है, और जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। तो हमें ब्लू से रेड चाहिए, तो हमें इसमें एसिड देखना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3rd नंबर पर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। आर नॉन मेटल सिमिलर टू कार्बन इज। कार्बन के समान अधातु है, तो कार्बन के समान जो अधातु होगी वो यहाँ पर क्या होगी? सिलिकॉन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो है कि आई स्टूडेंट प्रिपेयर्ड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स बाय डिजॉल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ द सॉल्ट्स इन 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर, NaCl CuSO4 ZnNO3 whole twice and Na2CO3। मतलब which one of the following aqueous solution would turn red litmus to blue। मतलब एक छात्र ने 5 मिली पानी में एक 1.0 ग्राम नमक घोलकर निम्न लवणों के जलीय विलयन तैयार किए, तो इनमें से कौन सा जलीय विलयन है जो लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करेगा? तो वो क्या करेगा? बेस। लेकिन यहाँ पे जो है तो कौन सा बेस होगा? अब ये बेस तो इसमें जैसे NaCl भी यहाँ पर है ना, तो ZnNO3 होल टॉइस भी यहाँ पर है, Na2CO3 भी, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा Na2CO3। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें कार्बोनेट है। कार्बोनेट क्या करता है? जो कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो जनरली कंसीडर्ड वीक बेसेस, वो वीक बेस को कंसीडर करते हैं जनरली, और जो वीक बेस होते हैं वो क्या करते हैं? टर्न करते हैं लिटमस पेपर को इजीली, मतलब टर्न कर देते हैं या चेंज कर देते हैं किसमें? ब्लू कलर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3 आपको याद रखना है, जिसमें कार्बोनेट हो वो इजीली कर देता है चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव कंडीशन फॉर लिक्विफाइंग अ गैस इज। गैस को द्रव बनाने की सबसे प्रभावी स्थिति कौन सी है? तो गैस को द्रव बनाने की सबसे प्रभावी स्थिति है कि क्या करना चाहिए कि लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर, तापमान को कम करना और दाब बढ़ाना। तो क्या होगा कि इससे क्या होगा? जो गैस है वो द्रव में
सबसे प्रभावी स्थिति में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 15th नंबर क्वेश्चन के इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल आप प्रेसिपिटेट नॉट बी फॉर्म, निम्नलिखित में से किस एक अभिक्रिया में अवक्षेप निर्मित नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया है, तो वो हो जाएगी NaOH एक्वस रिएक्ट विथ HCl एक्वस। ठीक है, अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, तो वो है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन स्ट्रैंड्स ऑफ नायलॉन 66। नायलॉन 66 के तंतुओं के बीच उपस्थित अंतरा अणुक बल के प्रकार क्या हैं, तो वो क्या है यहाँ पर, तो वो है हाइड्रोजन आबंध या हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन मेथॉक्सीबेंजीन इज रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेट HI एट 373 केल्विन। 373 केल्विन पर जब मेथॉक्सीबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HI के साथ कराई जाती है तो कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं, तो इसमें जो उत्पाद निर्मित होते हैं वो होते हैं फिनॉल और आइडोमीथेन। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट देख रहे हैं, तो फिनॉल और आइडोमीथेन इसमें क्या होंगे, निर्मित होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 18th नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ है कि गैसियस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन व्हेन केप्ड टुगेदर डू नॉट कंबाइन बट दे कंबाइन व्हेन। तो गैसीय क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साथ रखे जाने पर संयोजित नहीं होते, लेकिन वे तब संयोजित होते हैं जब ब्लैंक किए जाते हैं, जब क्या किए जाते हैं, उनको एक्सपोज टू सनलाइट या सूर्य की रोशनी में उद्भासित या एक्सपोज किए जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे 19th नंबर क्वेश्चन की अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय। पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, तो वो होता है सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा इनको अलग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन मार्क्ड एज A B C and D इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पे है कि क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा है जो कि घटते क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे यहाँ पर कि क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के घटते क्रम में ABCD के रूप में चिन्हित निम्नलिखित जटिल आयनों को व्यवस्थित करें। तो इन जो जटिल आयन है इनको व्यवस्थित करना है, तो ये देखिए आप इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, पहले C आएगा, फिर उससे मतलब कि नीचे A आएगा, फिर D आएगा और फिर B आएगा। तो इसका क्रम कैसा रहेगा, CADB। ये मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो मतलब कि क्रिस्टल क्षेत्र है इनको जो डिवीज़न किया गया है, तो ये कैसे किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो यहाँ पे जैसे इंग्लिश में ये क्वेश्चन देखें एक सेकंड, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो पहले सबसे बड़ा लिखा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटे जो आयंस होंगे कॉम्प्लेक्स आयंस। और आपको पता है कि ये कैसे अरेंज करने हैं हम, तो ये मतलब इसमें कैसे अरेंज करते हैं, तो आपको पता है इसमें जो क्रिस्टल आयन होते हैं वो कैसे हैं, इनको डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन D ऑर्बिटल्स ऑफ लेजेंड्स के कारण इनको मतलब व्यवस्थित किया जाता है। जो डिफरेंट यहाँ पे एनर्जी हैं उनके जो D ऑर्बिटल्स हैं उसके हिसाब से इनको अरेंज करना होता है। तो आप लोगों ने ये पढ़े होंगे, तो आप लोग उसी के हिसाब से अरेंज करें और उसमें जाके आप लोग देखें। ये जो क्रिस्टल एनर्जी वाला चैप्टर होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, तो ये सब करवाए गए हैं उसमें पूरे, तो आप लोग केमिस्ट्री में जाके देखें उसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द कंपाउंड्स लाइक TiC एंड Fe3H। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन TiC एंड Fe3H जैसे यौगिकों के लिए सत्य है, तो ये कौन सा है, तो दे आर केमिकली इनर्टी, वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये कथन कैसा है, सत्य है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये फिर से न्यूमेरिकल आ गया, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है कि 2% यूरिया सॉल्यूशन एंड 6% solution of a compound are isotonic if the molar mass of urea is 60 ग्राम पर मोल, what is the molar mass of the compound। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 2% यूरिया का विलयन है और यहाँ पर और एक यौगिक का 6% विलयन आइसोटोनिक या सम पराश्री है। यदि यूरिया का मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम पर मोल है तो यौगिक का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ये कैसे करना है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, आइसोटोनिक है। तो यहाँ पे जो है कि जो आइसोटोनिक होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, जो आइसोटोनिक्स होते हैं उनके जो मतलब कि क्या होता है, इनमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं आइसोटोनिक में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइसोटोनिक है तो इनमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सेम होगा। तो अब यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लिख लेंगे हम OP से ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ किसका लिख लेंगे, यूरिया इक्वल क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ
यहाँ पर किसका दिया हुआ है, किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो परसेंटेज है पहले हम उसको लिखेंगे, यहाँ पे कितना है 2%, तो 2 को हम यहाँ पर 2% लिखेंगे और डिवाइड बाई किससे करेंगे, यहाँ पर इसके जो मोलर मास है उससे, ठीक है। इसी टाइप से हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कंपाउंड है वो 6% है, यहाँ पर 6% सॉल्यूशन है और यहाँ पे उसका जो कंपाउंड का मोलर मास है उसको हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को क्या परसेंटेज अगर हटाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे यहाँ 100 आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी 100 आ जाएगा और 100 से 100 कट जाएंगे, ठीक है। फिर 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ पे 6/x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ अब 2 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हुआ था 1/30 इक्वल यहाँ पे हुआ था 6/x बचा हुआ था। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ पे करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो x इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा 6 × 30 यानी कि 180 और ये किस में था, यहाँ पर ये तो परसेंटेज का कटा हुआ था, ये कितना था ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका इसका, तो इस टाइप से आप लोग देखेंगे इसका जो आंसर है वो 180 ग्राम मोल पर लीटर हो जाएगा, मोल ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हेन हाइड्रेटेड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल योजित या हाइड्रेट होने पर निम्नलिखित मतलब ब्लैंक निर्मित करता है। तो वो क्या निर्मित करता है जब वो हाइड्रेटेड हो जाता है, तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल योजित या हाइड्रेटेड होने पर तो वो क्या निर्मित करता है, तो CaSO4 × 2H2O निर्मित करता है, ठीक है। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे है कि द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑफ कार्बन इज, कार्बन को छोड़कर समूह 14 के तत्वों की अधिकतम संयोजित कोवैलेंसी होती है, तो वो कितनी होती है 6 होती है यहाँ पर, क्योंकि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं उनमें कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, कार्बन की कोवैलेंसी वो यहाँ पर होती है 4, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सब अदर एलिमेंट की 6 होती है, क्योंकि जो कार्बन है उसमें क्या होता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स की नॉन अवेलेबिलिटी के कारण इसकी जो कोवैलेंसी वो 4 होती है और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं 14th ग्रुप के उसकी 6 होती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द फेस लेंथ ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल इफ द फेस डायगोनल इज 3.50 एंगस्ट्रॉम। एक घनीय क्रिस्टल की फलक लंबाई क्या होगी यदि फलक विकर्ण 3.50 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पे देखिए आपकी क्या यहाँ पे क्या होगा कि हम देखते हैं कि एक विकर्ण क्यूबिक विकर्ण है, तो उसका हम अगर यहाँ पे डायगोनल लें तो आप देखेंगे डायगोनल यहाँ पे 20 कर लें। अगर हम क्यूब का अगर पूरा मतलब डायगोनल लें, मैक्सिमम लेंथ 20 और जो 2 क्यूब की आपको पता है कि सारी लेंथ कितनी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B² = 2A² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे डायगोनल की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है तो B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3.50 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और साथ में ये 2 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा और इक्वल में कितना हो जाएगा A², ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे A² के इक्वल, तो यहाँ पे आप देखेंगे A² इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 6.125 और फिर जब आप इसका अंडर रूट करेंगे 60 मतलब कि यहाँ पे 6.125 का अंडर रूट करेंगे यहाँ पर 6.125 का, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा यहाँ पे A = 2.475 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस टाइप से आपको ये आंसर निकालना था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस टाइप से 25 क्वेश्चन का थे आप लोगों को। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस टाइप की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।